बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना नियोजन के कारण उठे मुख्य विवादों के बारे में। अब हम जानेंगे नियोजन के मुख्य परिणामों के बारे में कि क्या रहे नियोजन के मुख्य परिणाम। जो योजनाएं हमने लागू की थी, जो योजनाएं हम चला रहे थे विकास के लिए, पंचवर्षीय योजनाएं हमारी, तो क्या क्या उसके मुख्य परिणाम निकले, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिणाम के फलस्वरूप बुनियाद की, कि इन नियोजन ने हमारे अर्थव्यवस्था की नियोजन के ये जो प्रयास थे, ये जो हमारी योजनाएं थी, उन्होंने बुनियाद खड़ी की आगे के विकास के लिए। उन्होंने एक ढांचा खड़ा किया, उन्होंने एक आधार तैयार किया आगे के विकास के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कदमों के लिए। तो देखते हैं कौन सी थी वो बुनियाद। नियोजित विकास के शुरुआती दौर में भारत ने आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद खड़ी की। भाखड़ा, नागल और हीराकुंड जैसी विशाल विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इस अवधि में शुरू हुई ये परियोजनाएं आने वाले वर्षों में बाद में अपना असली रूप ले पाई, अपने एक विशाल वृहत्तर रूप में हमारे सामने आई, और जिसका फ़ायदा उत्तरोत्तर हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इस अवधि में शुरू हुए। परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। तो इस तरह से एक आधारभूत ढांचा तैयार करने में हमारे इस नियोजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके साथ ही बात करते हैं इस दौरान हुए भूमि सुधारों के बारे में। भूमि सुधार जो कि ग्रामीण गरीब जनता थी, उस गरीबी को दूर करने के लिए, उस ग्रामीण गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बेहद आवश्यक था। नियोजन के दौरान भूमि सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। देखते हैं क्या क्या थे वो प्रयास और क्या निकले उनके परिणाम। तो भूमि सुधार के लिए सबसे पहले जो काश्तकार थे उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। हाँ, ये बात और है कि इस कानून पर शायद ही कभी अमल हो पाया। साथ में अधिकतम जमीन अपने नाम रखने की सीमा तय की गई। मतलब ये कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति कितनी जमीन अधिकतम अपने पास रख सकता है। अर्थात अब कोई व्यक्ति असीमित जमीन अपने पास नहीं रख सकता। मतलब कि अथाह जमीन, अथाह अचल संपत्ति किसी व्यक्ति के पास अब नहीं हो सकती है। इस तरह का कानून इस नियोजन में भूमि सुधार के अंतर्गत बनाया गया। साथ ही जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई और राजनीति पर दबदबा रखने की जो जमींदारों की क्षमता थी वो अब घट गई। उस वर्ग के हाथ से जमीन ले ली गई जो कि कृषि करने में दिलचस्पी नहीं रख रहा था। साथ में ही जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास है वो भी सफल रहा। छोटे छोटे टुकड़े जो कि जमीनों के थे उनको एक साथ करने से अब उत्पादन ज़्यादा होने लगा, अब उत्पादन बढ़ने लगा। तो इस तरह से ये भूमि सुधार के प्रयास हुए, इन पर कानून बनाए गए। लेकिन क्या थी इनकी सच्चाई? क्या ये कानून लागू हुए? क्या ये कानून अमल में लाए गए? और क्या इन कानूनों का फायदा उस गरीब ग्रामीण जनता को मिला? जानते हैं सच्चाई। तो देखिए, सच्चाई ये थी कि कृषि की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों को अमल में लाना बहुत ज़्यादा कठिन था। क्यों था बहुत ज़्यादा कठिन? क्योंकि जैसे हमने कहा कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने का प्रयास सरकार ने किया था। ये जमींदार रसूखदार थे, इनकी राजनीतिक पहुंच भी बहुत अधिक थी। तो इन कानूनों को अमल में लाना थोड़ा मुश्किल तो था ही। ये भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, इनकी राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप ले ही ना सके, और अगर वो कानून बन गए तो वो केवल कागजों की शोभा बढ़ा रहे थे। आगे हम चलते हैं और अब हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। क्या थी ये हरित क्रांति? क्या ये भी नियोजन का एक परिणाम ही थी? क्या ये भी नियोजन के परिणाम स्वरूप ही सामने आई थी? चलिए जान लेते हैं।
तो बात पहले की करते हैं, हरित क्रांति से बात पहले की। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में अकाल पड़ा था और इसी अवधि में भारत को युद्धों से भी गुजरना पड़ा था। कौन कौन से युद्ध भारत को करने पड़े थे, इनके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। तो हम देखते हैं कि 1965 से 67 के बीच में अकाल पड़ा था और लगभग इसी काल में, इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का भी सामना किया और साथ में विदेशी मुद्रा का संकट भी उस वक्त भारत पर आ पड़ा था। मतलब कि परिस्थितियां विकट थी, एक के बाद एक चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा था। अकाल का सामना हमने किया, युद्धों का सामना हमने किया और विदेशी मुद्रा के संकट की चुनौती हमारे सामने आ चुकी थी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ हमारे देश में खाद्यान्न की भारी कमी, और खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए अब भारत खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया था, और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर। देखिए, खाद्यान्न संकट के इस दौर में भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो गया, और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर लगाया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका हमें मदद कर रहा था खाद्यान्न आपूर्ति में। उसके एवज में उसने आर्थिक नीतियाँ, जो भारत की आर्थिक नीतियाँ थी, वो अपने अनुकूल बनाना चाहता था। उसके आगे शुरू में सरकार ने खेती के मामले में पिछड़े हुए किसानों को ज़्यादा सहायता देने की नीति को अपनाया, लेकिन जल्दी ही इस नीति को छोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त हमें कोई ऐसा रास्ता अपनाना था जिसके तुरंत परिणाम मिले और हम खाद्यान्न का उत्पादन उस स्तर तक लेकर आ पाए कि हमारी जो अन्य देशों पर निर्भरता है वो कम हो सके, हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकें। तो जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उनको सहायता देने का जो तरीका सरकार ने अपनाया था, उस तरीके को जल्दी ही छोड़ दिया गया। अब क्या किया गया? अब उन किसानों को फ़ायदा दिया गया, उन किसानों को जो कि पहले से ही सिंचाई सुविधाएं जिनके पास थी और जो पहले से ही अच्छा खासा उत्पादन कर रहे थे, उनको सरकार का सहायता देने का औचित्य ये था कि उससे उत्पादन में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाएंगे। देखते हैं, उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया गया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी। तो जो पहले सक्षम हैं वे कम समय में ही उत्पादन को तेज रफ्तार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने सहायता के रूप में? सरकार ने सहायता के रूप में उच्च गुणवत्ता के बीज उन्हें दिए, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएं बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया करवाई गई, और साथ ही एक गारंटी भी उन किसानों को सरकार ने दी। वो गारंटी ये थी कि एक निर्धारित मूल्य पर सरकार उनकी उपज को खरीदेगी, अर्थात उनको ये सुरक्षा प्रदान की गई थी कि अगर वो बहुत सारे खाद्यान्न का उत्पादन कर लेते हैं तो उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी उपज का मूल्य उन्हें प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बात की गारंटी सरकार दे रही है कि वो एक निर्धारित मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदेगी। परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम ये हुए कि धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को बहुत अधिक फायदा हुआ, और जो उद्देश्य था सरकार का वो उद्देश्य भी पूरा हुआ कि खाद्यान्न के उत्पादन में, खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए, जबकि बाकी इलाके जो थे वो खेती के मामले में पिछड़े रहे। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा, और साथ ही मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का अब उभार हुआ। तो ये थे हरित क्रांति के परिणाम। हरित क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए, इनको हम और देख लेते हैं। तो हरित क्रांति के बाद की हम बात करते हैं तो 1967 में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं लागू की गई। निजी क्षेत्र के जो उद्योग थे उन पर और ज़्यादा बाधाएं लागू की गई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और गरीबों की
की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई। इन परिवर्तनों के साथ सरकार का रुझान था वो समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ रहा था। सरकार भी और सरकार के साथ जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी उनका रुझान भी समाजवाद की तरफ बढ़ रहा था। और यही नतीजा था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। गरीबों के लिए अनेक योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए चलाई जा रही थी। उससे और आगे की हम थोड़ी सी अगर बात करें संक्षेप में, तो सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में ज़्यादा दिनों तक सहमति कायम नहीं रह पाई, क्योंकि जो विकास की रफ्तार थी, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति थी, वो बहुत कम थी। देखते हैं अपन 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था थी वो सालाना 3 से 3.5% की बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम थे, उनमें भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ रहा था। 1980 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना शुरू किया गया, अर्थात अब हमने परिवर्तन करना शुरू किया अपनी इस नीति में और अब राज्य की भूमिका को कम किया जाने लगा। तो ये था अपना अध्याय नियोजन, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से भारत ने नियोजन के कौन कौन से मॉडल अपनाए, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। योजनाओं के फलस्वरूप दो मुख्य विवादों पर भी हमने चर्चा की, जो कि कृषि क्षेत्र और उद्योगों को लेकर थे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को लेकर थे। और बाद में हमने चर्चा की परिणामों के बारे में कि किस तरह से इस नियोजन के अंतर्गत कृषि सुधार के प्रयास सरकार द्वारा किए गए, खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए, और साथ में ही हमने जाना कि समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ रुख बाद में वापस कैसे सरकारी नियंत्रण को कम करने की ओर आ चला था। तो अब ले लेते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूमि सुधार कानून अमल में लाया जाना अत्यंत कठिन क्यों था? ये जाना हमने अभी अभी, अत्यंत कठिन इसलिए था क्योंकि जो भूस्वामी थे वो ताकतवर थे और उनकी राजनीतिक रसूख भी बहुत ज़्यादा थी। हरित क्रांति क्या थी? इसके कोई दो सकारात्मक परिणाम हमें लिखने हैं। हरित क्रांति की हम बात करें तो अभी अभी हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए सरकार ने और किसानों को जो उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, सिंचाई सुविधाएं हैं, वो बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध करवाई थी और जिसके परिणाम स्वरूप एक बढ़ोतरी खाद्यान्न में दर्ज हुई थी। खासकर गेहूं की उपज में, गेहूं की फसल में काफ़ी बढ़त उस वक्त मिली थी। तो यही क्रांति कहलाई थी हरित क्रांति, और इसकी वजह से भारत पर उत्पन्न जो खाद्यान्न संकट था उसमें भारत अब आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ चला था। तो यही था अपना अध्याय भारत में नियोजन की किस तरह से जो विकास की चुनौती थी भारत के सामने, उससे भारत ने अपनी पार पाई या अपने निपटने के प्रयास किए। धन्यवाद।